हेलो डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6 इक्विलिब्रियम का, ठीक है, जिसे हम साम्यावस्था कहते हैं इन हिंदी। सो केमिकल इक्विलिब्रिया आर इम्पॉर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल, हमारे फेफड़ों से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन O2 के परिवहन तथा वितरण में O2 अणुओं तथा हीमोग्लोबिन के मध्य साम्यों की एक निर्णायक भूमिका है, ठीक है। इसलिए जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम है वो आपके पास जो वेरियस या न्यूमरस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली इस यूनिट में पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, अम्ल, क्षारक एवं लवण। So ABS means acid, base and salt, find widespread occurrence in nature. HCl present in the gastric juice is secreted by the lining of our stomach in a significant amount of 1.2 to 1.5 liter per day and is essential for digestive process. So अम्ल, क्षारक एवं लवण प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जठर रस, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जिससे HCl एसिड पाया जाता है, ठीक है। सो जठर रस जिससे HCl एसिड पाया जाता है हमारे आमाशय द्वारा प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है। यह नेचुरल हमारी बॉडी में सिक्रेट होता रहता है, ठीक है। पर डे में अगर बात करें तो 1.2 से 1.5 लीटर पर डे आपके पास ये अमाउंट सिक्रेट होता रहता है, जो कि हमारी पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है HCl, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। सो एसिटिक एसिड इज़ नोन टू बी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। सो सिरके, जो कि हम अचार में भी डालते हैं, ठीक है, सिरका हमारे अचार में पड़ता है, तो सिरके का मुख्य जो अवयव है वो क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो विनेगर का वो क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिड हमारे डेली लाइफ में इस तरीके से यूज़ हो रहा है, राइट। फिर जो लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, लेमन एंड ऑरेंज जूस है, कंटेन सिट्रिक एसिड। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन टैमारिंड पेस्ट। मतलब कि इमली में आपके पास टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे के रस में आपके पास सिट्रिक अम्ल एवं एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ये क्या है आपके पास, ये जो इंट्रोडक्शन है वो शो करी है जो आपके पास एसिड है वो हमारी डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल रहता है, ओके। एज मोस्ट ऑफ द एसिड्स टेस्ट सोर, द वर्ड एसिड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर। तो जैसे अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, उनका टेस्ट कैसे होगा, एसिड का खट्टा होगा। इसीलिए ये जो लैटिन शब्द है एसिडस से आपके पास एसिड शब्द बना है, जिसका अर्थ भी क्या होता है, खट्टा होता है एसिडस का, ठीक है। और ये कैसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, इससे हमने एसिड नाम रखा था इसका। सो एसिड्स आर नोन टू बी टर्न ब्लू लिटमस पेपर into red and liberate dihydrogen on reacting with some metals. So अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास जो सॉल्यूशन है या कुछ भी है वो एसिड है या फिर बेस है या न्यूट्रल है। तो इसकी पहचान करने के लिए आप पहले तो लिटमस पेपर लेंगे, ठीक है। अगर आप नीले लिटमस पेपर को कोई सॉल्यूशन लाल में कन्वर्ट करा है तो वो क्या है, अम्ल है, मीन्स वो एसिड है, ठीक है। तो जब आपके पास ये टर्न हो रहा है तब आपके पास जो कुछ धातु है वो अभिक्रिया के द्वारा या अभिक्रिया के अनुसार आपके पास जो हाइड्रोजन को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेसिस आर नोन टू बी टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, टेस्ट बिटर एंड फील सोपी। सो बेसिस की यहाँ पे बात की गई है। इसी प्रकार क्षारक, जिसे बेस कहते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मीन्स लाल लिटमस अगर आपके पास है तो वो
नीला कर देगा बेस। ठीक है, और ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, जबकि जो आपके पास एसिड है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और जो बेसिस का स्पर्श है, स्पर्श में जब आप उनको टच करते हो तो वो साबुन की तरह होते हैं, साबुनी होते हैं, सोपी होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में भी एसिड एंड बेस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम्पल है जो बेस का वो क्या है, वॉशिंग सोडा है, जो हम वॉशिंग पर्पज से यूज़ करते हैं। कपड़े धोने का सोडा है जो धुलाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा आप सभी को पता है, जिसे हम वॉशिंग पर्पज़ के लिए डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। वो किसका एग्जाम्पल हो गया, बेस का एग्जाम्पल हो गया। ओके, और एसिड का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आप अचार खाते हो तो अचार में क्या मिला होता है, सिरका मिला होता है। सिरका मीन्स एसिड, विनेगर एसिड में आता है ना। तो ये इसके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस आर मिक्सड इन द राइट प्रोपोर्शन दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स हमारे पास कैसे बनते हैं, जब हमारे पास एसिड और बेस, क्षार एंड अम्ल एक सही अनुपात में मिक्स किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल है सॉल्ट का NaCl, जो हमारे खाने का एक मुख्य घटक है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम नमक खाते हैं ना, नमक टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो कैसा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल रहता है आपके पास सॉल्ट का। मीन्स उसमें आपके पास एसिड भी मिला है और बेस भी मिला है, दोनों आपके पास एक सही अनुपात में मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट का। अनदर एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट हो गया, BaSO4, या सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पास सॉल्ट के। सो जो हमने अभी बातें पढ़ी या हमने जो अभी बातें डिस्कस की, वो तो आपके पास डे टू डे लाइफ में आप कैसे एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करोगे, वो हमने खुद की एजम्पशन से हमने एक इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन निकाला था कि एसिड ये होते हैं, बेस ये होते हैं, सॉल्ट ये होते हैं। ठीक है, बट जो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स थे, कॉन्सेप्ट थे एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड, वो हमारे पास साइंटिस्ट ने दिए थे। ऑब्वियसली साइंटिस्ट हमारे पास डिस्कवरीज करते हैं और वो हमें अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, यही होता है ना। तो जैसे हमारे पास अरेनियस साइंटिस्ट थे, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसीलिए इसका नाम क्या डाला गया, अरेनियस कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि इसे अरेनियस ने दिया था। ठीक है, तो इनके अनुसार जो ये आपके पास साइंटिस्ट थे, एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो अरेनियस के अनुसार जो एसिड है, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट डिसोशिएट्स इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव एक्वस हाइड्रोजन आयंस। मतलब कि जो जल में उपघटित होकर H पॉजिटिव देते हैं, वो अरेनियस के अनुसार एसिड थे। और बेसिस क्या थे, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH नेगेटिव आयंस। अगर आपके पास जल में विघटित होकर ये आपके पास OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं तो कैसे है, बेसिस है। ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्म में इन्होंने एसिड एंड बेस को ऐसे आइडेंटिफाई किया था। अगर कोई आपके पास H पॉजिटिव दे रहे हैं वाटर के साथ, जब वो मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपके पास एसिड हो गया। अगर OH नेगेटिव आपके पास बन रहा है तो वो क्या हो गया, बेसिस हो गया। ठीक है, तो ये था अरेनियस का कॉन्सेप्ट, जो उनके अनुसार था, उन्हें लगा कि ये हो सकता है। उसके बाद हमारे पास अनदर साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ठीक है, तो उनके अनुसार जो आपके पास एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट है वो क्या रहा। उन्होंने कहा जो आपके पास एसिड है वो एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ H पॉजिटिव। मीन्स उन्होंने एसिड को क्या कहा, प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन को दान कर सकते हैं, उन्हें इन्होंने क्या कह दिया, एसिड कह दिया। अगर आप देखो अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट में तो H पॉजिटिव दोनों आए, तो एसिड में क्या है, H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो मीन्स एसिड एक ऐसे सब्सटेंस इन्होंने कहा जो आपके पास क्षमता रखते हैं प्रोटॉन को देने की। जैसे ब्लड डोनेशन होता है, हम अपनी बॉडी से खून को देते हैं ना, इसलिए हम ब्लड डोनेट करें, हम कह कर आते हैं कि हमने आज ब्लड डोनेट किया। उसी तरीके से अगर कोई एसिड H पॉजिटिव को डोनेट कराए, अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव को डोनेट कराए तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बेसिस क्या हो गया, इसका अपोजिट, मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। बेसिस क्या उन्होंने कहा, अगर वो कैपेबल है एक्सेप्टिंग का H पॉजिटिव, जो प्रोटॉन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। जैसे हमने अभी ब्लड डोनेशन वाला एग्जांपल लिया, हमने एक इंसान को अपना ब्लड डोनेट किया तो क्या हो गया,
वो तो ब्लड को एक्सेप्ट करा है ना, हम उसको क्या मानेंगे, एज अ बेस मानेंगे, और हम खुद क्या है, एसिड है, हम डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। हमने अपना ब्लड डोनेट किया, मीन्स हम एसिड में आ रहे हैं। जिसको हमने डोनेट किया, जो एक्सेप्ट करा है उसको, वो क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। सो ये तो हो गया एसिड एंड बेस। सो अगर आप एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल पे हमने लिया NH3 प्लस H2O का एग्जाम्पल। NH3 आपको पता है क्या है, बेस है, वाटर क्या है, एसिड है। लिक्विड फॉर्म में हमने लिया, एक्वस फॉर्म में हमने लिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं, NH4 आपके पास बन रहा है, मतलब कि कॉन्जुगेट एसिड की आपके पास फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और H2O वैसे आपके पास क्या हो रहा है, प्रोटॉन लूज हो रहा है, मतलब कि यहाँ से आपके पास एक H निकल गया, चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, OH नेगेटिव, H यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर आपके पास एक बच गया। तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, द एसिड बेस पेयर दैट डिफर ओनली बाय वन प्रोटोन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये भी आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक ऐसा पेयर है जिसमें एसिड बेस पेयर डिफर करता है ओनली वन प्रोटोन के अनुसार, मतलब कि वहाँ पर ओनली एक प्रोटोन आपके पास डिफर करेगा एसिड बेस पेयर में, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, तो ये था ब्रोस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट में ही, ये आप इसमें एग्जांपल शो कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करने की बात भी कही कि यहाँ पर आपके पास एक्सेप्ट करा है, यहाँ पे आपके पास डोनेट करा है। ठीक है, थर्ड जो आपके पास साइंटिस्ट रहते हैं वो है लुइस। ठीक है, लुइस एसिड एंड बेसिस। तो 1923 में लुइस ने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था एसिड एंड बेसिस का। सो लुइस के अनुसार एसिड क्या होते हैं, एसिड आर द स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे अपनी ये फिनोमेना दिया था। देखा जाए तो एसिड, ब्रोस्टेड लॉरी एंड लुइस का जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है। ठीक है, एसिड आर द स्पीशीज विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिस विच नॉट द इलेक्ट्रॉन पेयर। सो वहाँ पे क्या था, एसिड कौन थे जो आपके पास डोनेट करे हैं, एंड बेसिस कौन थे ब्रोस्टेड लॉरी में जो एक्सेप्ट करे थे। यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है, सिमिलरली है, बट इन्होंने बेस के लिए डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कही और एसिड के लिए क्या बात कही, ये ऐसे एक स्पीशीज़ है जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। तो लुइस के अनुसार बहुत से ऐसे पदार्थ भी भी अमल है जिसमें प्रोटोन नहीं है, जैसे PF3 NH3, वो भी क्या है, लुइस के अकॉर्डिंग NH3 है। ठीक है, जैसे हमने ब्रोस्टेड लॉरी के केस में देखा था NH3, वो क्या था, लुइस था। ठीक है, BF3 लुइस है। तो इनके अनुसार भी कुछ ऐसे पदार्थ है जो अम्ल है जिसमें आपके पास प्रोटोन नहीं है, फिर भी वो अम्ल की श्रेणी में आ रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, द स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट्स अ प्रोटोन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो डोनेट करेगा प्रोटोन को कहाँ पर, स्ट्रॉन्गर बेस के लिए, और जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसका आपके पास क्या होता है, वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल की बात हम क्यों करें, ऑब्वियसली आपके पास हम बात करिए है एसिड एंड बेस की, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच मान होता है, पीएच एक स्केल होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा आपके पास एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, न्यूट्रल है। ठीक है, pH scale, hydronium ion concentration is molarity is more conventionally expressed as on a logarithm scale known as the pH scale. OH नेगेटिव की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगुणकीय मापक्रम में सरलता प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम pH scale कहते हैं। The pH of a solution is defined as the negative logarithm to base 10 of the activity of H ions. So H ion की सक्रियता के ऋणात्मक 10 अधीर्य लघुगुणकीय मान को pH कहते हैं। सिंपली अगर हम समझे तो pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी वजह से हम एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कौन सा सब्सटेंस है, जैसे वाटर हमारे पास न्यूट्रल होता है। ठीक है, हम उस बेस पे हम
ये आइडेंटिफाई करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए pH स्केल को बनाया गया है। बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की। तो एसिडिक सॉल्यूशन का pH कैसे होगा? लेस देन 7। 7 से कम अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड का pH आ रहा है तो क्या होगा? एसिडिक हो गया, ठीक है। और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका जो pH है वो हो गया ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक इसी का माप आ रहा है, pH स्केल में मेजर हो रहा है तो वो क्या हो गया? बेसिक हो गया। अगर 1 से 6 तक आ रहा है आपका pH तो वो क्या हो गया? एसिड हो गया, ठीक है। और न्यूट्रल जैसे कि 7, मतलब कि न्यूट्रल मीन्स 7, जैसे वाटर है तो वो क्या है? न्यूट्रल है। तो उस न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH है वो रहता है =7 के अनुसार। सो नेम ऑफ द फ्लूइड, हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे फ्लूइड को और उनका pH मान देखेंगे। जैसे लाइम वाटर है, लाइम वाटर का आपके पास pH कितना रह गया? 10.5, तो ये क्या हो गया? बेसिक हो गया नेचर में, ठीक है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो क्या हो गया? बेसिक हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, बेसिक है, ठीक है। वाइट एग, मतलब एग वाइट या सी वाटर 7.8, 7.8 है, मीन्स बेस है। ह्यूमन ब्लड, जो हमारे पास खून होता है उसका pH कितना रहता है? 7.4 pH रहता है, मीन्स ये भी क्या है? क्षारक है। अगर आप कभी खून का टेस्ट करो तो वो कैसा होगा आपके पास? कड़वा, ठीक है, मीन्स ये भी कैसा है? बेस है। मिल्क 6.8, 7 से कम है, मीन्स ये क्या है? एसिडिक है। मिल्क क्या है? एसिडिक है। ह्यूमन सलाइवा 6.4 pH है, मीन्स ये भी क्या है? एसिडिक है। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी का pH है 5.0, मीन्स ये भी क्या है? एसिडिक है। टोमेटो जूस 4.2, एसिडिक। सॉफ्ट ड्रिंक एंड विनेगर, विनेगर तो आपको पता ही है कि सिरका है, सिरका मीन्स एसिडिक का एग्जाम्पल है 3.0। सॉफ्ट ड्रिंक जो आपके पास होते हैं 3.0 उनका pH रहता है, वो भी आपके पास क्या है? एसिडिक रहता है, ओके। लेमन जूस, लेमन जूस आपको पता है लेमन तो पहले खट्टा है, खट्टा मीन्स एसिड, 2.2 इसका pH रहता है, मीन्स ये भी एसिड है। गैस्ट्रिक जूस 1.2, ये भी क्या है आपके पास? एसिडिक है। 1 m HCl सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। कंसनट्रेटेड HCl 1.0 इसका pH रहता है, ये भी आपके पास एसिडिक है। 0.1 m NaOH, NaOH मीन्स बेस, इसका pH कितना है? 13 है, तो मीन्स ये बेस है, ठीक है। तो ये कुछ pH पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन सा आपके पास एसिड है सब्सटेंस, कौन सा आपके पास न्यूट्रल है या फिर बेसिक है, ओके। अब बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन pH ऑन डाइल्यूशन और विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और एल्कली आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अम्लीय pH का बफर बनाने के लिए हम दुर्बल अम्ल और इसके द्वारा प्रबल क्षार के साथ बनाए जाने वाले लवण का उपयोग करते हैं, जिसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ली चैटलियर प्रिंसिपल। सो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट द चेंज इन एनी फैक्टर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा will cause the equilibrium to shift in such a direction so as to reduce or contract the effect of the change. So इसके अनुसार ताप, दाब, सांद्रता आदि कारकों में से किसी एक में परिवर्तन के कारण साम्यावस्था उसी दिशा में विस्थापित होती है जो परिवर्तन के प्रभाव को कम या नष्ट कर सके। उसका प्रयोग विभिन्न कारकों जैसे ताप, सांद्रता, दाब, उत्प्रेरक और अक्रिय गैसों के साम्य की दिशा पर प्रभाव के अध्ययन में किया जाता है। तो आपके पास ये प्रिंसिपल रहता है, ओके। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।